हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रिसर्च। आई एम सुदेश कुमार और आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है? धातुएं अधिकतर कठोरी होती है, केवल एकमात्र धातु ऐसी है जो द्रवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने में और वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में प्रयुक्त विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि का नाम है अपकेंद्रण। दूध से क्रीम निकालने में और वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? आबंध मीन्स बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, उपसंयोजी बॉन्ड, इस टाइप के होते हैं। तो इस तरह की प्रणाली में क्या होता है? ऊर्जा घटती है जब दो परमाणु के बीच में आबंध बॉन्ड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। यह बहुत ही कम क्रियाशील होती है, जिसके कारण पैकेट के अंदर रखे खाद्य पदार्थों से क्रियाशील नहीं करती, जिसके कारण से खाद्य पदार्थ लंबे समय तक पैकेट्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, क्योंकि यह न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एवं आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो आप ये दोनों क्वेश्चन कंपेयर करके याद रखना कि सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन के कारण एक भी क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप मेरिट से बाहर हो जाना। तो सभी क्वेश्चन इस तरह से तैयार किए गए हैं कि एग्जाम में आपके एक नंबर का भी लॉस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और इस धातु के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं। यह धातु चांदी जैसी सफ़ेद होती है एवं चाकू से काटे जा सकने योग्य है। इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक क्रियाशीलता एवं ज्वलनशीलता के कारण ये काफ़ी क्रियाशील और ज्वलनशील होती है, जिस कारण इसे खनिज तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले बैटरी देखते होंगे आप, मोबाइल के पीछे लिथियम आयन बैटरी लिखा होता था, तो इसका यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि की बैटरी बनाने में। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। आगे देखते हैं। कौन सी धातु को जल के साथ तीव्रता से विकिरण के कारण केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? सोडियम धातु। सोडियम धातु जल के साथ बहुत तीव्रता से क्रिया करती है, जिसके कारण इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों के पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? तो पौधों के पर्णहरित में प्रमुख तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ को बनावटी हीरा कहते हैं? तो कार्बोरंडम या सिलिकॉन कार्बाइड को बनावटी हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैलोजन में कितने तत्व हैं? तो हैलोजन समूह में 5 तत्व होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को कौन से समूह में रखा गया है? समूह 17 में। आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आपको ये भी याद रखना है कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18 और आवर्त की संख्या है 7। तो हैलोजन समूह में कितने तत्व हैं? 5। इनके नाम हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो ये 5 के 5 हैलोजन समूह में शामिल है, 5 तत्व: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। और हैलोजनों में, इन 5 तत्वों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तथा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैलोजन तत्वों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तथा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन से तत्व की होती है? फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से समूह की गैसों को उत्कर्ष गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं? तो ये गैसें समूह 18 में। ये गैसें काफ़ी कम क्रियाशील होती है, जिस कारण से इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। समूह 18 में होती हैं, इनकी संख्या 6 है। ये कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उत्कर्ष गैसें ये 6 हैं, समूह 18 में है। हेलोजन समूह 17 में है। उत्कर्ष गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और उत्कर्ष गैसों की खोज करी थी रैले और एमजे ने। और जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे बोलते हैं? जेनॉन गैस को। आगे देखते हैं, कौन सी गैस को लोफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। इस गैस को सूंघने पर हंसी आती रहती है, जिस कारण से इसे लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस में मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस में मुख्य अवयव होता है मेथेन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि एलपीजी में मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो एलपीजी में मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस में मुख्य अवयव कौन सा होता है? मेथेन गैस। और एलपीजी में मुख्य अवयव कौन सा होता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। तो इसके लिए जिम्मेदार थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। इसका यूज़ कीटनाशकों बनाने में होता था। तो मिथाइल गैस आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। आगे देखते हैं, गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खान यानी माइंस में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो कौन सी दो गैस को मिश्रण के कारण माइंस में विस्फोट होता है? तो जब ये मीथेन गैस वायु के संपर्क में आती है तो तब माइंस में विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। और आपको याद रखना है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या है? बढ़ता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग लगने पर लोहे के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो ये बढ़ता है। अभी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है तथा भौतिक विधि द्वारा भी पुनः प्रारंभिक पदार्थ में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनाने के बाद दही से दोबारा से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज करके प्रारंभिक पदार्थ में दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उस परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जिसके एग्जाम्पल पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे दहन यानी किसी चीज़ को जलाना। तो किसी चीज़ को जलाने के बाद दोबारा उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का आस्कंदन, जल अपघटन। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन का है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे पानी, पानी को चेंज करके बर्फ जमा सकते हैं और बर्फ जमने के बाद दोबारा से पानी के फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। इसका क्या कारण है? तो जब थोड़ा सा कहीं कट लग जाए तो फिटकरी लगा के रक्त स्राव रुक जाता है। किसके कारण से? वहाँ पर हो जाता है स्कंदन। तो स्कंदन के कारण रक्त स्राव रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ ठोस रूप में होता है, जल द्रव में किसका घनत्व कम होता है? तो घनत्व डेंसिटी यानी एक तरह का घनापन। तो आमतौर पर ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का कम होता है। परंतु बर्फ और जल के संदर्भ में जल का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़्यादा घनत्व होता है जल का, बर्फ का इसके सापेक्ष कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स वीडियोस देखते हैं पर वे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। द्रव्य का मतलब लिक्विड नहीं होता, मैटर। सभी वस्तुएं ठोस, द्रव, गैस रूप में पाई जाती हैं, तो इनकी रचनात्मक इकाई क्या बोलते हैं? परमाणु। मूल कण, मूल कण होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज
किसने की थी? ये की थी जे थॉमसन ने। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो आपको ये आवेश भी याद रखने हैं। और ये खोज किसने की थी? इसी तरह से आगे, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ये उदासीन होता है न्यूट्रल। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तत्व पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, जिसके कारण से नाभिक भी कैसा होता है? धनावेशित। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो नाभिक में अवस्थित मूलकण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिकॉन। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाता है, कहीं कक्षा छोड़ के दूर नहीं जाता। किसके कारण? क्योंकि वैद्युत आकर्षण बलों के कारण ये बंधा रहता है नाभिक से। तो ये याद रखना है, कौन से बल के कारण आपस में ये बंधा रहता है? इससे वैद्युत आकर्षण बलों के कारण। और लास्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण तय होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।